हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं सामयिकी को, यानी कि करंट अफेयर्स। इसी उपलक्ष्य में हम देखेंगे 11 जनवरी 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं या कवर करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बारे में, राष्ट्रीय समाचारों के बारे में, बैंकिंग और वित्त समाचारों के बारे में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार के बारे में, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन समाचारों के बारे में। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय समाचार, बैंकिंग और वित्तीय समाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार, सम्मेलन और शिखर सम्मेलन समाचार। लेकिन शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा-सा डिस्क्लेमर है, एक छोटा-सा असवीकरण है जो कि हमारे लिए यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान। असवीकरण कुछ इस प्रकार से है, ये हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियाँ केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस टैग में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। अब आइए शुरुआत करते हैं। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचारों से शुरुआत करते हैं। भारत और मंगोलिया ने खनन साझेदारी की स्थापना की। भारत भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्रों में मंगोलिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। साझेदारी का उद्देश्य संसाधन सुरक्षा को बढ़ाना और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना है। यह समझौता तांबा और कोकिंग कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत की आयात पर बढ़ती निर्भरता का अनुसरण करता है। यह संसाधन बिजली उत्पादन, निर्माण और इस्पात निर्माण उद्योगों के लिए आवश्यक है। तो देखिए, यदि हम बात करें इसके बारे में, तो भारत ने अभी हाल ही में मंगोलिया देश के साथ में एक खनन साझेदारी करी। मंगोलिया की हम बात करें तो मंगोलिया जो है वो आप कह सकते हैं मध्य एशिया का एक देश है, सेंट्रल एशिया का देश है और मंगोलिया उन गिने-चुने देशों में से एक है, केंद्रीकृत एशिया में या केंद्रीय एशिया में, जिन देशों में बहुत सारा खनन उपलब्ध हो सकता है। अब खनन होगा किस चीज़ का? देखिए, जो खनिज हैं या फिर जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में। लेकिन असल में होता क्या है कि उन संसाधनों को जो निकालने का आप कह सकते हैं एक प्रक्रिया है, वो काफ़ी ज़्यादा महँगी होती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा विशेषज्ञता चाहिए। तो मंगोलिया के पास संसाधन तो है, लेकिन उनके पास वो काबिलियत नहीं है कि उस संसाधन को निकाल भारत के पास वो काबिलियत है, लेकिन भारत के पास वो संसाधन नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ, भारत ने मंगोलिया के साथ एक साझेदारी करी कि हम आपकी मदद करेंगे उन संसाधनों को निकालने में। शर्त यही है कि उन संसाधनों को निकाल के आप अपने देश के फ़ायदे के लिए तो उन्हें बेचिए, लेकिन आप हमें भी उन संसाधनों को उपलब्ध करने का एक सरल मौका देंगे। अब ऐसे में होगा क्या कि देखिए भारत जो है भारत जो है, अभी अपनी जो आपूर्ति करता है खनन की, वो मुख्यतः कुछ चुनिंदा देशों से ही करता है। और जब भारत की निर्भरता उन देशों पे होने लगती है, तो ऐसे में ये हमारे लिए हानि का कारण भी बन जाता है। कैसे? कि मान लीजिए भविष्य में भारत के जो संबंध हैं उस देश के साथ में जहाँ से हम आयात कर रहे हैं इन चीज़ों का, उस देश के साथ में भविष्य में हमारे संबंध कुछ खटास भरे हो जाते हैं। तो ऐसे में होगा क्या है यहाँ पे कि हमें कहीं न कहीं दिक्कत हो सकती है आयात करने में उन महत्वपूर्ण संसाधनों को, जिनकी माँग हमारे देश में है कई प्रकार की चीज़ों के लिए। तो मंगोलिया के साथ साझेदारी से ना सिर्फ हम उन संसाधनों को सरल शर्तों पे प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला है, उसमें भी हम बदलाव कर रहे हैं ताकि हमारी जो निर्भरता है, वो केवल एक ही देश की तरफ झुकी हुई ना रह जाए, ताकि अगर हमारे सामने कभी भविष्य में दिक्कत भी आती है, तो हम आसानी से दूसरे देश की तरफ जा ठीक है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। जापान ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस पे प्रतिबंध खड़े करे। जापान ने रूसी संस्थाओं और व्यक्तियों को लक्षित करते हुए नए प्रतिबंधों की श्रृंखला की घोषणा की।
प्रतिबंधों का लक्ष्य अन्य देशों में उन संगठनों को भी है, जिन पर रूस को मौजूदा प्रतिबंधों से बचने में मदद करने का आरोप है। इस कदम का उद्देश्य यूक्रेन में रूस की निरंतर सैन्य कार्रवाइयों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को मजबूत करना है। प्रतिबंध यूक्रेन का समर्थन करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए भी व्यापक प्रयास का ही हिस्सा। तो देखिए, यदि हम बात करें इस खबर के बारे में, तो जापान जो है और यूक्रेन जो है, अब इन लोगों ने क्या साझेदारी करी रूस के खिलाफ, इसको समझने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है? मुख्यतः 20वीं सदी। तो 20वीं सदी में एक देश हुआ करता था आपका यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है? अब ये जो सोवियत संघ था, ये बहुत ही बड़ा देश था और इसके बहुत बड़े हिस्से को तोड़ दिया गया 1991 में आके, या फिर आप कह सकते हैं 90 के दशक में। उन्हीं टूटे हिस्सों में से कई सारे हिस्से जो थे नए देश के तौर पे प्रतीत हुए और यूक्रेन उन देशों में से एक। तो यूक्रेन जो है, जो आज एक अलग देश है, असल में एक समय पर वो रूस का ही हिस्सा था, जब रूस रशिया के नाम से नहीं बल्कि यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, ठीक? अब होता क्या है कि हमने यूएसएसआर के बारे में पढ़ लिया। अब यहीं पे आपको एक और नाम यूज़ रखना है, एक और नाम आपको ध्यान में रखना है, वो है नाटो, NATO, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। असल में शीत युद्ध के दौरान यूएसएसआर या सोवियत संघ को काबू में लाने के लिए जो अमेरिका था, अमेरिका ने अपना एक दल बनाया जिसको हम नाटो कहते हैं, ठीक है? अब यूक्रेन जो है वो नाटो को जॉइन करना चाहता था, उसकी सदस्यता लेना चाहता था, जिसको लेके रशिया जो था वो काफ़ी नाराज़ था और 20 फरवरी 2022 को रशिया ने आक्रमण कर दिया यूक्रेन पे। तब से लेके अब तक यानी 11 जनवरी 2025 के उपलक्ष्य में भी अगर हम देखें, तो ये जो जंग है ये आज भी चल रही है, यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो इसी को लेके जो पश्चिम देश हैं, जो नाटो के सदस्य हैं या नाटो का समर्थन करते हैं किसी न किसी प्रकार से, वो रूस पे कई सारे प्रतिबंध लगाते रहते हैं, ताकि रूस जो है वो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से कमज़ोर पड़े और यूक्रेन पे जो उसका हमला है वो धीमे पड़े। तो ये खबर थी और ये उसका बैकग्राउंड था या आप कह सकते हैं पिछला अनुवाद था जो कि मैंने आपको बताया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय समाचारों के बारे में। भारत अगले 5 वर्षों में राष्ट्रीय जलमार्गों में 50,000 करोड़ का निवेश करेगा। भारतीय सरकार ने अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ के महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य देश के अंतर्देशीय जल परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास और सुधार सतत और कुशल परिवहन को भी बढ़ावा देगा। निवेश से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने और नए रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद। तो देखिए, यहाँ पे आप पहले ये समझिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है, राष्ट्रीय जलमार्ग क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग या जलमार्ग क्या होता है। तभी आप इस खबर को अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए, भारत जो है उसमें जितना हिस्सा हम सड़क परिवहन से कवर करते हैं और जो सड़क एक राज्य से दूसरे राज्य में फैली होती है, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है? अब जलमार्ग की हम बात करें, तो भारत में नदियों का और नहरों का एक बहुत बड़ा संयंत्र है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है? तो इन नदियों पे अगर हम इस्तेमाल करें सामान की आवाजाही के लिए या लोगों की आवाजाही के लिए, तो ना वो सिर्फ़ सस्ता पड़ता है, बल्कि एक बार में ज़्यादा सामान ले जाने में भी सक्षम है। तो ऐसे में भारत में ये पहल उठी कि जो भारत की नदियाँ या नहरों का मार्ग है, उन्हें इस काबिल सक्षम बनाया जाए कि वो पानी के जहाज़ों की जिसमें सामान या इंसानों को यहाँ से वहाँ ले जाया जा सके, उनको झेल सके। तो ऐसे ही जलमार्ग जो हैं वो आपके विकसित हुए, ठीक है? और अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग या जलमार्ग की, तो देखिए, यदि कोई नदी या नहर एक देश से निकल के दूसरे देश में आती, जैसे कि आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है वो चाइना के तिब्बत वाले हिस्से से उत्पन्न होके भारत से होती हुई फिर आपकी बांग्लादेश की तरफ चली जाती है। यानी ये नदी जो है ये 3 देशों से होके गुजर रही है। तो यदि भारत इन 3 देशों को या फिर
इन देशों के साथ मिलके ब्रह्मपुत्र के जल को इस प्रकार से इस्तेमाल करता है कि वो आवाजाही के लिए इस्तेमाल किए जा सके, इंसान हो या सामान की, तो वो होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, ठीक है? समुद्री मार्ग जब समुद्र का इस्तेमाल। तो अभी भारत ने क्या करा कि अगले 5 वर्षों में जो हमारे राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, उनमें 50,000 करोड़ का निवेश किया जाए, ताकि जो अंतर्देशीय यानी देश के भीतर बहने वाली नदियों और नहरों का जो संयंत्र है या नेटवर्क है, उसमें जल परिवहन को बुनियादी ढांचे बढ़ाया जा सके, ठीक है? इससे हमारे कई फ़ायदे होंगे। पहली बात जो हमारा सामान है, उसकी आवाजाही हमें आसानी से हो जाएगी और दूसरी बात जो पर्यावरण प्रदूषित होता है, जब वाहन सड़कों पे चलते हैं, वो जिस प्रकार से आप कह सकते हैं प्रदूषण करते हैं, धुएँ से या किसी भी चीज़ से, वो चीज़ भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो जो सामान है वो सड़कों की बजाय पानी के द्वारा पहुँचाया जा रहा है, बड़ी तादाद में पहुँचा जा रहा है, कम लागत में और कम प्रदूषण करने वाली चीज़ों के साथ। ठीक है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जैमूर सुरंग का उद्घाटन करेंगे। कश्मीर लद्दाख कनेक्टिविटी को बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2025 को जैमूर सुरंग का उद्घाटन करेंगे। सुरंग कश्मीर और लद्दाख के बीच 1 साल भर का रणनीतिक गलियारा बनाएगी। यह सर्दियों में महीनों में सोनमर्ग, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल, तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करता है। सुरक्षा बढ़ाने और वाहन प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सुरंग में एक बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणाली भी शामिल है। कश्मीर में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने और लद्दाख में सैन्य रसद का समर्थन करने की उम्मीद। तो देखिए यदि हम बात करें इसके बारे में, ये जो जामोर सुरंग है, ये असल में भारत के 2 महत्वपूर्ण हिस्से कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। कश्मीर हिस्सा जो है वो भारत को पकड़ देता है पाकिस्तान की तरफ और लद्दाख हिस्सा जो है वो भारत को पकड़ देता है चाइना की तरफ, ठीक है? और क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती के तहत जो भारत है, वो कहीं न कहीं इन दोनों से ही अभी शत्रुता का खतरा महसूस कर रहा है। तो यदि हम कश्मीर और लद्दाख दोनों को आपस में जोड़ पाते हैं, ठीक है? वो भी साल भर क्योंकि ये जो इलाका है, ये इलाका हिमालय में पड़ता है और हम जानते हैं कि हिमालय में बा कई बार भारी बर्फबारी के कारण जो सड़कें हैं, वो जाम हो जाती हैं। रसद या लोगों की आवाजाही जो है, वो रुक जाती है। तो इसको सँभालने के लिए साल भर का एक रणनीतिक गलियारा, यानी ये जो टनल है, ये जो गलियारा आपका बनाया गया है, ये साल भर खुला रह सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, भले ही बर्फ पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, जो आवाजाही है सामान की या लोगों की, वो बरकरार रहेगी पूरे साल। अब ऐसे में जो कश्मीर है, उसको जो मुख्य फ़ायदा मिलता है, वो मिलता है शीतकालीन पर्यटन। देखिए, कश्मीर की एक जगह है सोनमर्ग, जो कि बहुत मशहूर है पर्यटक के लिए। लेकिन होता क्या है, सर्दियों के दौरान वहाँ पे अत्यधिक बर्फबारी के कारण सड़कें कई बार जाम हो जाती है। लोग या तो पहुँच नहीं पाते या पहुँचने के बाद निकल नहीं पाते और कई तरीके की तकलीफों का सामना करते। तो यदि इस तरह की टनल बन जाती है, जो कि लोगों को आने-जाने का एक सुगम रास्ता प्रोवाइड करती है या फिर प्रदान करती है, तो ऐसे में जो शीतकालीन पर्यटन है कश्मीर में वो बढ़ेगा। और वहीं पे जो लद्दाख है, वहाँ पे जो सैन्य रसद पहुँचानी होती है और उसमें कठिनाइयाँ आती हैं बर्फबारी के चलते, ये टनल उन कठिनाइयों को भी दूर करे। तो ये महत्वपूर्णता है इस टनल की, किस इलाके को जोड़ता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? किस प्रकार से ये हमें मदद करता है भारत के 2 हिस्सों को आपस में जोड़ने में जो हैं कश्मीर और लद्दाख। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारत का लक्ष्य 100 बिलियन खाद्य और पेय पदार्थ निर्यात। पीयूष गोयल। भारत का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में खाद्य और पेय यानी F&B, कृषि और समुद्री उत्पाद उद्योगों से संयुक्त निर्यात में 100 बिलियन हासिल करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में इंडस फूड 2025 में एक मुख्य भाषण के दौरान इस संभावना को उजागर किया। उन्होंने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उद्योग की वार्षिक वृद्धि को 14 से 15% तक बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया।
मंत्री ने इंडस फूड 2025 की सफलता और पिछले वर्ष भारत के 50 बिलियन निर्यात को प्राप्त करने में एपीडा और एमपीडा की भूमिका की भी सराहना करी। तो देखिए, यदि हम बात करें इस खबर के बारे में, तो भारत जो है, अभी आपको पता होगा उसकी कई सारी कोशिशें ये रही हैं कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हमारा निर्यात है, वो लगातार हम बढ़ाते जाएँ। जिससे कि जो विदेशी मुद्रा है वो भारत में है और भारत के लोगों की जो कमाई है, वो भी बढ़े, ठीक है? तो ऐसे में क्या हुआ, अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने बोला कि जो खाने और पीने की चीज़ें, यानी खाद्य और पेय पदार्थ, हम चाहते हैं कि जो चीज़ें भारत में उत्पन्न हो रही हैं, जिनका उत्पादन हो रहा है, उनका उत्पादन इस स्तर पे की जाए कि वो भारतीय बाज़ारों में अधिक मात्रा में हो जाए। अब जब वो भारतीय बाज़ारों में अधिक मात्रा में होंगी, तो उनकी जो कीमत है, वो अपने आप काबू में आ जाएगी। आम आदमी भी उसे आसानी से खरीद सकता है और वहीं पे जब हमारे पास अत्यधिक मात्रा में चीज़ें होंगी, तो हम बाहर देशों में भी निर्यात कर पाएँगे, ठीक है? इसके लिए इन्होंने बोला कि अभी जो भारतीय सरकार का लक्ष्य है, इन चीज़ों को निर्यात करने में और इनको निर्यात करके लगभग-लगभग $100 बिलियन कमाना। हालाँकि पिछले वर्ष भारत ने $50 बिलियन कमाए थे और इसी के बुनियादी तौर पे अब $100 बिलियन कमाने की जो संभावना है, उसको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने उजागर भी किया अपने भाषण के दौरान। इन्होंने बोला कि यदि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो लगभग हमें साल भर जो हमारी वार्षिक वृद्धि है उद्योग की, वो 14 से 15% तक रखनी पड़ेगी। ठीक है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। केंद्र ने पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देने के लिए राज्य को 1.73 लाख करोड़ रुपए जारी। 2025 में 10 जनवरी को भारतीय सरकार ने राज्य सरकारों को 1.73 ट्रिलियन वितरित किए। यह दिसंबर 2024 में जारी 89,086 करोड़ से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। बढ़ा हुआ आवंटन पूंजीगत व्यय में तेजी लाने और राज्यों में विकास और कल्याण पहलों का समर्थन करने का लक्ष्य रखता है। निधियों से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद। तो देखिए, हम सबको पता है कि केंद्र सरकार जो है, ये उसका कर्तव्य है कि राज्य सरकारों को खर्च के पैसे दे, ताकि राज्यों पे पैसा खर्च कर सके और राज्य का विकास। इसी उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को लगभग-लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं। पिछले साल ये 89,086 करोड़ रुपए था। अब इसको बढ़ा के 1,73,000 लाख करोड़ कर दिया गया। ठीक है? अब इससे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में जो पैसा है और आर्थिक विकास में जो पैसा है, उसमें खर्च करके इन दोनों क्षेत्रों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का फैक्ट्री उत्पादन नवंबर में 5.2% बढ़ा, मई के बाद सबसे अधिक। भारत के कारखाना उत्पादन जैसे कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा मापा जाता है कि भारत ने नवंबर 2024 में 5.2% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि 6 महीनों में सबसे अधिक है और अक्टूबर में 3.7% की वृद्धि के बाद। मुख्य रूप से वृद्धि का श्रेय अनुकूल आधार प्रभाव और विनिर्माण, पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में वृद्धि को दिया जाता है। अप्रैल नवंबर 2024 की अवधि के लिए औद्योगिक वृद्धि 4.1% है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 6.5% की वृद्धि से कम। ठीक है? तो यदि हम बात करें इसके बारे में, तो जो हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, अगर हम उसके मुताबिक जाएँ, तो नवंबर 2024 में जो भारत का फैक्ट्री उत्पादन था, उसमें 5.2% की एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं पे ये सब पिछले बार के 6 महीनों में सबसे अधिक थी, क्योंकि अक्टूबर में जब इसको दर्ज किया गया था, तो ये केवल 3.7% ही थी। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें अप्रैल से नवंबर 2024 के लिए, तो औद्योगिक वृद्धि जो है, वो केवल 4.1% ही रही, जो कि पिछले साल के इसी अवधि के मुकाबले 6.5% की वृद्धि से कम आंकी गई।
ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री सोनवाल ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली का अनावरण किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली यानी कि एनआरटी एंड एनएस का शुभारंभ किया। प्रशिक्षण असम के काजीरंगा में आंतरिक जलमार्ग विकास परिषद की दूसरी बैठक के दौरान हुआ। एनआरटी एंड एनएस का उद्देश्य भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाना है। इस प्रणाली से राष्ट्रीय जलमार्गों पर नेविगेशन और यातायात प्रबंधन में सुधार की उम्मीद की गई। अब हम बात करें बैंकिंग और वित्तीय समाचारों के बारे में। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। 2025 में 10 जनवरी को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 86 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। रुपया पिछले दिन की तुलना में 14 पैसे नीचे बंद हुआ, जो पहली बार 86 के स्तर को पार कर गया। यह मूल्यह्रास देश के सामने महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों को दर्शाता है। रुपए की कमजोरी से आयात लागत और मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद। तो देखिए, जो भारतीय रुपया है, अगर हम उसे अब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले देखें, तो अगर आपको 1 अमेरिकी डॉलर चाहिए, तो लगभग आपको 86 भारतीय रुपए देने पड़ेंगे। अब इससे होता क्या है कि जब भारत चीज़ों को आयात करता है, बाहर से मँगाता है, तो उसको जो भुगतान करना होता है, वो डॉलर में करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होगा कि अब भारत को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे बाहर से सामान मँगाने में। और जब सामान जो बाहर से मँगाया गया है, जो कि एक बड़ी तादाद में आता है, जब उसकी मँगाने की कीमत बढ़ी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब बाज़ार में वो सामान उपलब्ध कराया जाएगा, तो उसकी कीमत बढ़ेगी। तो ऐसे में ना सिर्फ भारत को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं सामान को मँगाने में, बल्कि जो भारत की मुद्रास्फीति है, यानी जो महँगाई है, वो भी बढ़ रही है, क्योंकि अब सामान महँगा होने लगा है बाहर से मँगाते। तो ये खबर थी कि रुपया जो है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अभी के सबसे निचले स्तर पर पहुँच चुका है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर में ई-वे बिलों में उछाल, 2 वर्षों में दूसरे सबसे उच्चतम। 2024 के दिसंबर में ई-वे बिल्स ने 2 वर्षों में अपना दूसरे सबसे उच्च स्तर प्राप्त किया। महीने के दौरान कुल 8.8 करोड़ ई-बिल जनरेट किए गए। पिछले महीने की तुलना में यह 9.3% की महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.4% की वृद्धि को भी दर्शाता है। आर्थिक गतिविधि में वृद्धि को दर्शाता है जो परिवहन और व्यापार आंदोलनों में वृद्धि से प्रेरित। अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार में। 2024 में वैश्विक जल चक्र में व्यवधान ने वायनाड में भूस्खलन का कारण बना दिया। 2024 का जो वैश्विक जल मॉनिटर रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के कारण आया है, उसके मुताबिक वैश्विक जल चक्र में महत्वपूर्ण व्यवधानों को भी उजागर किया गया है। इन व्यवधानों ने दुनिया भर में विनाशकारी जल संपत्ति आपदाओं को जन्म दिया, जिससे कि लगभग 8,700 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 40 मिलियन लोग विस्थापित, यानी करीबन 4 करोड़। इन घटनाओं से आर्थिक नुकसान 550 बिलियन से भी अधिक हो गया। रिपोर्ट भूस्खलन, बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसम घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति पर तीव्रता पर जोर देती है। भारत में वायनाड भूस्खलन विशेष रूप से विनाशकारी थे, जो पारिस्थितिक तंत्र और बुनियादी ढांचे पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को उजागर करते। आगे बढ़ते हुए 2024 में पृथ्वी ने पहली बार 1.5% सेल्सियस की सीमा को पार किया। 2024 दर्ज इतिहास में पहला वर्ष बन गया जब औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से ऊपर महत्वपूर्ण 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा से अधिक हो गया। यह उल्लंघन वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए एक खतरनाक मार्ग को चिन्हित करता है, जिससे कि मानवता एक अपरिवर्तनीय बिंदु के करीब पहुंच रही है।
जलवायु विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यदि उत्सर्जन में भारी कटौती नहीं की गई, तो 2050 तक वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की भी सीमा को पार कर सकता है। इस प्रवृत्ति के परिणाम पारिस्थितिक तंत्रों, अर्थव्यवस्थाओं और मानव आजीविका के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बीएमसीआरआई दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करेगा। बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चुना गया है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में संक्रामक रोगों के लिए निदान और अनुसंधान क्षमता को बढ़ाना है। प्रयोगशाला बैक्टीरिया, फंगस और परजीवियों द्वारा उत्पन्न बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह तेज निदान को सुगम बनाएगा और स्वास्थ्य देखभाल के परिणामों में भी सुधार करेगा। यह परियोजना भारत भर के चिकित्सा महाविद्यालयों में विशेष प्रयोगशालाएं बनाने के लिए एक बड़े राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 शुरू हुआ। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 की शुरुआत 10 जनवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई। यह कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के नेतृत्व में युवा मामलों के विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य युवा नेतृत्व का जश्न मनाना और पूरे भारत के युवा नेताओं को विषयगत चर्चाओं, रचनात्मक प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक अनुभवों में शामिल करना भी। संवाद का उद्देश्य अगली पीढ़ी के नेताओं को 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाना है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी फ्रांस में एआई एक्शन समिट में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा की जा रही है। इसका उद्देश्य एआई पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देना है, जिसमें वैश्विक नेताओं को नवाचार, विनियमन और एआई प्रौद्योगिकियों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाना है। यह कार्यक्रम एआई प्रगति के नैतिक और सामाजिक प्रभावों पर केंद्रित हो। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है कि जो भी चीजें हमने यहाँ पढ़ी, समझी, उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।